Dear student, I welcome you all. I am Professor Durgesh Agase, working as an Assistant Professor, Department of Zoology, Government GST PG College, Balaghat. In this video lecture, I am going to discuss about an important topic of BSc first year, apoptosis. Description of module. This topic belongs to class BSc first year, subject Biotechnology, paper first, and the name of paper is Cell Structure and Biology. It comes under unit 5 and the module name is apoptosis. Learning outcomes. Student, after the end of this video lecture, you will come to know what is apoptosis and how it is different from necrosis. You will also know how apoptosis play important role in growth, development and immune function. Learn about various pathways of apoptosis. Evaluate the importance of regulation of apoptosis. स्टूडेंट, आप इस वीडियो लेक्चर के अंत में कि जान पाएंगे कि एपोप्टोसिस क्या है और वो नेक्रोसिस से किस तरीके से अलग है। इसी के साथ एपोप्टोसिस कैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यून फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एपोप्टोसिस के वेरियस पाथवे जैसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में जान पाएंगे और एपोप्टोसिस के रेगुलेशन के बारे में जान पाएंगे। Contents: Introduction, Historical aspects of apoptosis, Significance of apoptosis, Morphological and biochemical features of apoptosis, Mechanism of apoptosis, Apoptosis in relation to cancer, Summary, further reading, and then self-evaluation. Introduction. Student, as we know, डेथ इज द कंपल्सरी इवेंट ऑफ लाइफ, चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। डेथ उसकी लाइफ का एक कंपल्सरी पार्ट है। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो देयर आर टू मेजर फॉर्म ऑफ सेल डेथ, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। व्हाट इज एपोप्टोसिस? Apoptosis is a physiological process by which unwanted or useless cells are eliminated during development and other normal biological process. Apoptosis को हम physiological cell death, cell suicide, cell deletion या program cell death भी कहते हैं। ये एक careful coordinated collapse of cell है जिसमें protein degradation, DNA fragmentation और जो fragment है उनका engulfment फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा फेगोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। जैसा कि हमने कहा था कि दो प्रकार की सेल डेथ होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। एपोप्टोसिस में को हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं, नेक्रोसिस को हम एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहते हैं। एपोप्टोसिस में सेलुलर कंडेंसेशन होता है, जिसके विपरीत नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग होती है। एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, लेकिन नेक्रोसिस में इसके विपरीत प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। एपोप्टोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्रोसिस एक पेसिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। एपोप्टोसिस में हमको फेगोसाइटोसिस देखने को मिलता है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई टिश्यू रिएक्शन या इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होती है। लेकिन नेक्रोसिस में सेल लाइसिस होता है, इसीलिए वहां पर टिश्यूज में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। इन विवो सिचुएशन में एपोप्टोसिस के दौरान केवल इंडिविजुअल सेल जिसमें एपोप्टोसिस होने वाला है वही अफेक्टेड होती है, जबकि इसके विपरीत जिस जगह पर नेक्रोसिस हुआ है वो कंप्लीट टिश्यू या ऑर्गन में इंफ्लेमेशन देखने को मिलते हैं। एपोप्टोसिस में लेडर लाइक डीएनए फ्रेगमेंट में मिलते हैं। लेडर लाइक डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब इसमें न्यूक्लियस डीएनए को एक डेफिनेट लेंथ पर कट करते जाते हैं और हमको लेडर लाइक स्ट्रक्चर जैसे सीढ़ी नुमा अपने को डीएनए फ्रैगमेंट देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत अगर हम नेक्रोसिस की बात की जाए तो नेक्रोसिस में डीएनए के फ्रैगमेंट रैंडम लेंथ के मिलते हैं।
Now we talk about historical aspects of apoptosis. Apoptosis को सर्वप्रथम 4th सेंचुरी में हिप्पोक्रेटस II ने डिस्क्राइब किया। इसके पश्चात 1842 में वोट ने सेल डेथ, इंडिविजुअल सेल डेथ को रिपोर्ट किया। इसके पश्चात 1860s में विश्व ने दो टाइप की सेल डेथ, नेक्रोसिस और नेक्रोबायोसिस को समझाया। नेक्रोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सीडेंटल सेल डेथ एंड नेक्रोबायोसिस इज अ फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। इसी क्रम में 1885 में फ्लेमिंग ने एपोप्टोसिस को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी के रिस्पॉन्स में एक्सप्लेन किया। इसके पश्चात 1910 में परेज ने मेटामॉर्फोसिस के दौरान होने वाली सेल डेथ्स को समझाया। इसी क्रम में 1951 में ग्लुक्समैन ने कैरियोरेक्सिस और कैरियोपिक्नोसिस शब्दों को एपोप्टोसिस में समझाया। ये दोनों ही शब्द एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस से संबंधित है और न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन और न्यूक्लियस के संकुचन को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में 1965 में लुक्शिन और विलियम ने पहली बार प्रोग्राम सेल डेथ शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 1966 में साउंडर ने सेल डेथ को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटिस किया। इसके पश्चात 1974 में विलियमसन और उसके सहयोगियों ने एपोप्टोसिस में होने वाले डीएनए फ्रेगमेंटेशन का संबंध एंडोन्यूक्लियस से स्थापित किया। और 1985 के पश्चात अभी तक जो भी रिसर्च शुरू है उनमें एपोप्टोसिस का संबंध विभिन्न बीमारियों से तथा उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ उसके थेरेपेटिक रिस्पॉन्स पे भी काम किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एपोप्टोसिस जो कि डेवलपमेंटल और मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान होता है। इसी के साथ साथ एपोप्टोसिस सेल और बॉडी के होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। इसी क्रम में यह डैमेज और इन्फेक्टेड सेल्स के डिलीशन में भी महत्वपूर्ण है। अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करें तो मेंढक के टैडपोल लार्वा में होने वाले एपोप्टोसिस के उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंढक का टैडपोल लार्वा जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, उसमें टेल पाई जाती है। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो इसमें जो टेल है वो एब्सेंट होती है। तो ये जो टेल का डिलीशन है, ये जिस प्रोसेस के दौरान हुआ है उसे ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इस दौरान टेल रीजन में पाई जाने वाली सेल्स जो है वो एपोप्टोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और एपोप्टोसिस करके टेल को एडल्ट में टेल को डिलीट कर देती है। डेवलपमेंट प्रोसेस की ही बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स। हम जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब लिम्ब का फॉर्मेशन होता है तब लिम्ब्स में इंटरडिजिटल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यूज से फिंगर्स का फॉर्मेशन भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। इंटरडिजिटल टिश्यूज में जो एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं वो एपोप्टोसिस करके फिंगर्स का निर्माण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एपोप्टोसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एपोप्टोसिस एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर होम्योस्टेसिस को बनाए रखती है। हमारे शरीर के अंदर एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन के मध्य एक नाजुक संतुलन होता है। अगर ये संतुलन गड़बड़ा जाए तो ये शरीर को कैंसर की ओर धकेलता है। इसको हम इस मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। एपोप्टोटिक सेल डिवीजन को भी इंड्यूस करती है और सेल डेथ को भी इंड्यूस कर सकती है। जब एपोप्टोटिक सेल सिग्नलिंग के द्वारा ये सर्च कर लेती है कि हमारे शरीर को सेल डिवीजन की आवश्यकता है तो इस प्रोसेस को हम एपोप्टोटिक इंड्यूस पॉलीफरेशन कहते हैं। जब हमारे शरीर में सेल्स का नंबर बढ़ने लगता है तो यही एपोप्टोटिक सेल डेथ को इंड्यूस करती है। इसे हम एपोप्टोटिक इंड्यूस एपोप्टोसिस कहते हैं।
एपोप्टोसिस का तीसरा और महत्वपूर्ण काम है डिलीशन ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड सेल। जब हमारे शरीर में कोई सेल इन्फेक्टेड या किसी सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है तो उस सेल्स को एलिमिनेट करना ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस चित्र में एक होस्ट सेल जिसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। अगर ये वायरल इन्फेक्टेड सेल बहुत ज़्यादा देर तक शरीर में रहेगी तो ये दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्टेड कर देगी। इसी को एलिमिनेट करने के लिए इन सेल्स में एपोप्टोसिस होता है और अल्टीमेटली मैक्रोफेज सेल उसे फेगोसाइटोसिस करके सेल शरीर से क्लीन कर देती है। अगर हम डीएनए डैमेज वाली सेल्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल और फिजिकल एजेंट होते हैं जो सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देते हैं। अगर यही डैमेज डीएनए कंटिन्यू सेल्स में रेप्लिकेट होता रहे तो म्यूटेशन के द्वारा शरीर के अंदर कैंसर का निर्माण कर सकता है और ऐसी डीएनए डैमेज वाली सेल्स को एलिमिनेट करना अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यह भी प्रक्रिया एपोप्टोसिस के द्वारा ही संपन्न होती है जिसमें डीएनए डैमेज वाले एपोप्टोटिक सेल का फाइनली मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस के द्वारा उस डीएनए डैमेज वाली सेल को क्लीन कर देती है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस की कि एपोप्टोटिक सेल कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स शो करती है। पहला फीचर है सेल श्रिंकेज। जो भी सेल्स एपोप्टोसिस में जाती है उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक होने लगता है। अब दूसरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो हम न्यूक्लियर चेंजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी सेल एपोप्टोसिस में जाती है उसके न्यूक्लियस का जो साइज है वो छोटा होने लगता है। इस प्रोसेस को हम पिक्नोसिस कहते हैं। इट इज अ इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। यही पिक्नोटिक न्यूक्लियस जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें उसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली कंडेंस्ड होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। कुछ और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एपोप्टोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है लेकिन उसकी मेम्ब्रेन पर कुछ बल्जिंग या बडिंग दिखने को मिलती है। इसे हम मेम्ब्रेन ब्लैबिंग कहते हैं। अब यही मेम्ब्रेन ब्लैबिंग आगे चलकर एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन करती है जो अल्टीमेटली फेगोसाइटोटिक सेल द्वारा इनगल्फ कर लिए जाते हैं और इसी वजह से एपोप्टोसिस में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि सारी एपोप्टोटिक बॉडीज फेगोसाइटिक सेल्स द्वारा इनगल्फ कर ली जाती है और आसपास वाले किसी भी टिश्यूज को किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है। हम सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल जब एपोप्टोसिस में जाती है तो उसमें शेल श्रिंकेज और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन देखने को मिलता है। फिर जब ये सेल श्रिंक होने लगती है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बडिंग देखने को मिलती है जिसे हम मेम्ब्रेन ब्लैबिंग कहते हैं जो अल्टीमेटली एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन करती है और यही सभी एपोप्टोटिक बॉडीज फेगोसाइटिक सेल्स द्वारा जैसे कि मैक्रोफेजेस द्वारा इनगल्फ कर ली जाती है और इसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। अगर हम बायोकेमिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। कैस्पेज एक एंजाइम्स है जो एपोप्टोटिक पाथवे को इंड्यूस करते हैं। अगर हम इसको डिटेल में समझें तो कैस्पेज आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीएज एंजाइम प्लेइंग एसेंशियल रोल इन एपोप्टोसिस। बेसिकली इसे हम सरल भाषा में सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएज भी कह सकते हैं। Caspase में the C of caspase refers to cysteine protease while asparase refer to enzyme unique property to cleave after aspartic acid residue। इसका मतलब अगर हम कैस्पेज को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कैस्पेज सिस्टीन प्रोटीएज है जो कहां पर क्लीव करते हैं, एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज पर क्लीव करते हैं। अगर हम कैस्पेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैस्पेज एस्पार्टिक प्रोटीएज है। इन्हें 1993 में
आइडेंटिफाई किया गया था। ये इनेक्टिव जाइमोजन के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। इनेक्टिव जाइमोजन के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, इसका मतलब कि ये सेल्स के अंदर इनएक्टिवेटेड स्टेज प्रोकैस्पेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और जब इनकी आवश्यकता होती है तो ये प्रोकैस्पेस से कैस्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेल्स के वाइटल प्रोटीन्स को क्लीव करने की ताकत रखते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे न्यूक्लियेजेस को एक्टिवेट करते हैं जो डीएनए को भी क्लीव कर सकते हैं। कैस्पेस आर सेंट्रल इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर ऑफ एपोप्टोसिस। ये दोनों ही पाथवे, इनिशिएशन पाथवे एंड एग्जीक्यूशन पाथवे, दोनों पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटर कैस्पेस एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूशनर कैस्पेस सेल्यूलर कंपोनेंट को डिग्रेड करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैस्पेस आर सेंट्रल टू मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस एज दे आर बोथ इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर। इसी क्रम में देयर आर टू इंपॉर्टेंट पाथवे बाय विच कैस्पेस कैन एक्टिवेट। दो महत्वपूर्ण पाथवे हैं जिसके द्वारा इन कैस्पेस प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिसको हम एक्सटेंसिव पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। एक्सटेंसिक पाथवे में डेथ लिगेंड डेथ रिसेप्टर से बाइंड होकर के इनिशिएटर कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एग्जीक्यूशनर कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, और वो कैस्पेस 3 एपोप्टोसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इसी प्रकार इंट्रिंसिक पाथवे में डीएनए डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी को रिलीज कराता है, और ये साइटोक्रोम सी इनिशिएटर कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है। इनिशिएटर कैस्पेस 9 कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, जो कि अल्टीमेटली एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों ही पाथवे में कैस्पेस 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेस की तरह काम करता है एपोप्टोसिस के लिए। एपोप्टोसिस इन रिलेशन टू कैंसर। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शरीर में एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन के बीच में एक बड़ा ही नाजुक संतुलन होता है, और यही संतुलन हमारे शरीर को होम्योस्टेसिस अवस्था में बनाए रखता है। अगर किसी भी तरीके से एपोप्टोसिस का अगर रेट कम हो जाए या सेल्स एपोप्टोसिस से रेजिस्टेंस हो जाए, तो वो सेल्स कार्सिनोजेनेसिस की तरफ आगे बढ़ जाती है। There are many ways a malignant cell can acquire reduction in apoptosis or apoptosis resistance. इन्हें हम कुछ 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला, डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए दो जीन के समूह कार्य करते हैं। पहला प्रो एपोप्टोटिक जीन और दूसरा एंटी एपोप्टोटिक जीन। इन दोनों ही जीन्स में अगर किसी प्रकार का भी म्यूटेशन हो जाए तो सेल कैंसर की तरफ अग्रसर हो जाती है। रिडक्शन इन कैस्पेस फंक्शन। अगर कैस्पेस के किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो भी वो कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरा मैकेनिज्म, इम्पेयर्ड डेथ सिग्नलिंग रिसेप्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो प्रॉपर सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनमें किसी भी डेथ रिसेप्टर में किसी प्रकार का भी कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो अल्टीमेटली एपोप्टोसिस या सेल डिवीजन को अफेक्ट करेगा, और यही सेल डिवीजन या एपोप्टोसिस अल्टीमेटली कैंसर का कारण बनता है। समरी, एपोप्टोसिस is a form of cell death. It is also known as programmed cell death or cellular suicide. It is carefully coordinated collapse of cell, protein degradation, DNA fragmentation followed by rapid engulfment of fragmented cell by phagocytosis. It is different from necrosis in which cell die due to injury. It is essential process of life
for every multicellular organism and play major role in development, morphogenesis, homeostasis and deletion of damaged and infected cell. Various morphological and biochemical features of apoptotic cell are different from normal and necrotic cells. Caspase are the central initiator and executioner of apoptosis. There are two important pathways by which caspase can be activated: intrinsic or mitochondrial pathway and extrinsic or death receptor pathway. Reduced apoptosis or its resistance play a vital role in carcinogenesis. अगर for more study, student can also refer following books. Student can also refer these video links for more study. Then evaluate yourself. This is an active cell death process. Necrosis, apoptosis, lysis and senescence. And right answer is apoptosis. Apoptosis is an active process which requires ATP. Second question is, which cellular organelle are involved in initiation of intrinsic pathway of apoptosis? And options are nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome. And right answer is mitochondria. Mitochondria is involved in intrinsic pathway. Next question is, caspase are cysteine aspartic protease, option B, synthesize as zymogen, initiator, activates, executioner, all of these. And right answer is all of these. Next question is, effector caspase. Option A, caspase 8, option B, caspase 9, option C, caspase 3, option D, caspase 5. And right answer is caspase 3. Thank you so much.